मूवी की शुरुआत में हमें एक आलीशान पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ मेहमानों के पीछे कपल मौजूद है जो सभी की तरह पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और दिखने में भी काफी डिसेंट लग रहे हैं। मगर ये दोनों असल में शातिर चोर हैं जो इस पार्टी में अपने गैंग के साथ चोरी की पूरी प्लानिंग करके आए थे। जिस आदमी ने पार्टी दी थी वो अपने एक से एक महंगी कार्स का कलेक्शन बड़े प्राउड से शो ऑफ करने लगता है, इस बात से बेखबर कि आज वो पूरी तरह से लुटने वाला है। इसके बाद चोरों का लीडर मेसन कार में बैठकर टेस्ट ड्राइव की रिक्वेस्ट करता है, मगर वो आदमी उनके इरादे भांप जाता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मगर इससे पहले कि वो सिक्योरिटी को बुला पाता, तभी वहां की लाइट चली जाती है। यानी मेसन की टीम पीछे से अपना काम करने में लगी हुई थी। उसके बाकी गैंग मेंबर्स सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाते हुए उस आदमी पर काबू पा लेते हैं। वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद मेसन की टीम उन गाड़ियों में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। उनकी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वो अब इन कार्स को बेचकर माला माल होने वाले थे। टीम लीडर मेसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्यूचर के सुनहरे सपने बुनने लगता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सपने चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि पुलिस और एफबीआई को उनके बारे में पता चल चुका था, जो पूरी फोर्स के साथ उनकी टीम के पीछे पड़ जाती है। ये सब देखकर मेसन की टीम परेशान हो गई कि आखिर इस मिशन के बारे में एफबीआई को पता कैसे चला। जरूर उनके बीच कोई गद्दार है जो इस मिशन की जानकारी लीक कर रहा था। अब मेसन को बड़ा वाला शॉक मिलने वाला था, क्योंकि ये ट्रेटर कोई और नहीं मेसन की गर्लफ्रेंड एमी थी, जो उस पर गन तान देती है और सरेंडर करने के लिए कहती है। एमी एक एफबीआई एजेंट थी, ये तो मेसन इमेजिन ही नहीं कर सकता था। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और अपनी टीम को प्लान बी शुरू करने के ऑर्डर्स देता है। मेसन के ऑर्डर्स मिलते ही सब लोग अपनी गाड़ियां पानी में कूदा देते हैं। टीम अपने प्लान के फेल होने पर बहुत निराश थी, क्योंकि एमी से तो उन्हें धोखा मिला ही था, ऊपर से उनके हाथों से वो गाड़ियां भी निकल चुकी थी। वैसे मेसन काफी एक्सपीरियंस्ड चोर था, वो अपनी टीम को बचा लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मेसन एक नदी किनारे अकेले बैठा था और रिटायर होने का फैसला कर चुका था। मेसन का भाई शॉन, जो कि उसका गैंग मेंबर भी था, उससे मिलने आता है। शॉन मेसन को देखकर चिंता में पड़ जाता है और कहता है, देखो अपनी हालत, बिल्कुल बिखर गए हो, वापस आ जाओ, टीम को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मेसन वापस जुर्म की दुनिया में नहीं जाना चाहता था। मेसन कहता है, क्या तुमने पापा को नहीं देखा, जो जेल की वर्दी में मरे थे, बूढ़े, टूटे हुए और अकेले। ये बात दिखाती है कि अपराध की जिंदगी ने उनके परिवार पर कितना असर डाला है। शॉन उसे मनाने की कोशिश करता है कि टीम को उसकी लीडरशिप की जरूरत है। वो उसे टीम के प्रति उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है कि टीम के लोग और उनकी फैमिली फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहे हैं। लेकिन मेसन उसे साफ इनकार कर देता है कि अब मैं किसी भी तरह की चोरी नहीं करूंगा। ये सुनकर शॉन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें एफबीआई का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ एमी अपने बॉस को सफाई देने लगती है कि यकीन मानो, मुझे मेसन से कोई लगाव नहीं है, उसके जीने और मरने का मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो एमी को इशारा देता है कि शायद मेसन की टीम कुछ बड़ा सा प्लान कर रही है। अगले ही दिन मेसन को लिंक का फोन आता है, जो उसकी टीम में टैक्स स्पेशलिस्ट का काम करती थी, जो खुलासा करती है कि शॉन ने एक बैंक को लूटने का प्लान बनाया है, वो भी मेसन के बगैर। मेसन को बेचैनी हो जाती है और साथ ही अपने छोटे भाई की चिंता भी होती है कि कहीं वो किसी बड़े खतरे में ना फंस जाए। ना चाहते हुए भी मेसन को उनके प्लान का हिस्सा बनना पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि शॉन बैंक के बाहर ही एक बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर होस्टेज बना लेता है, मगर वो बैंक में एंटर कर पाता इससे पहले ही मेसन वहां आ चुका था, जो अपने भाई की बेवकूफी देखता है। वो कहता है कि बस यहीं रुक जा, इतना रिस्की काम मत कर, मैं बाकी टीम मेंबर्स को अंदर जाकर ले आता हूँ, तो यहीं रुक। जिसके बाद वो बैंक में जाकर टीम मेंबर्स को इशारे करने लगता है कि ये मिशन यहीं रोक दो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शॉन बैंक मैनेजर को लेकर अंदर आ चुका था, जो इस चोरी को अंजाम देने पर तुला हुआ था। मेसन का दिमाग सनक चुका था, मगर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही बैंक मैनेजर ने एक बटन दबा दिया, जिसके दबाते ही बैंक में जोर जोर से अलार्म बजने लगा, यानी सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी। मेसन और उसके लोग गार्ड्स की पिटाई करके उन पर काबू पा लेते हैं। अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते थे। उसके बाद मेसन अपने भाई को खरी खोटी सुनाने लगता है कि वो उसकी वजह से आज मारे जाएंगे। तो शॉन अपने भाई को समझाता है कि इस चोरी के बाद हम ऐशो आराम की लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि इस बैंक में एक ऐसा सेफ्टी बॉक्स है जिसमें एक क्रिप्टो वॉलेट मौजूद है, जिसमें लगभग 600 मिलियन क्रिप्टो मौजूद है। ये बात सुनकर मेसन भी लालच में आ जाता है और वो भी चोरी में इंटरेस्ट शो करने लगता है। जिसके बाद ये लोग मैनेजर को फोर्स करके वॉल्ट खुलवा लेते हैं। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि बॉक्स खोलने के लिए तो 2 चाबियों की जरूरत है, जिसमें से एक बैंक के पास है और दूसरी चाबी बॉक्स के मालिक के पास।
ये बात सुनकर टीम का प्लान गड़बड़ा जाता है, यानी ये लोग चाहकर भी सेफ्टी बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते थे। मेसन अपने भाई को डांटने लगता है कि तुम्हें प्लान बनाने से पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए थी। मेसन कुछ देर सोचने के बाद बैंक मैनेजर को धमकाने लगता है कि वो उस बॉक्स को खोलने का कोई और तरीका बताए। तो मैनेजर बताता है कि इस बॉक्स को कंप्यूटर के थ्रू भी ओपन किया जा सकता है। तो मेसन अपनी टीम की टेक स्पेशलिस्ट लिंक को वो बॉक्स ओपन करने को कहता है। फिर लिंक जल्दी से अपनी हैकिंग में लग जाती है, मगर तब तक बैंक के बाहर पुलिस आ चुकी थी, जिसे देखकर मेसन और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी जल्दी यहाँ पुलिस कैसे आ सकती है। तो बैंक मैनेजर भी उन्हें ताना मारता है कि पुलिस वालों को भी इस चोरी के बारे में पहले से मालूम था और अब तुम सब लोग मरने वाले हो। मेसन को समझ आ चुका था कि उसके भाई की बेवकूफी से जानकारी लीक हुई है और अब टीम ट्रैप में फंसने वाली है। कुछ देर बाद ही FBI एजेंट्स की यूनिट भी वहां आ जाती है, जिनकी लीडर असल में एमी थी, जो रॉबर्ट से नेगोशिएशन करने आई थी। तो वहाँ पहले से मौजूद पुलिस का चीफ एमी को वार्निंग देने लगता है कि ये केस एक लोकल केस है जिसमें FBI टांग नहीं अड़ा सकती। तो एमी उसे कहती है कि उसे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, चाहे तो वो अपने बॉस से बात कर ले। मेसन शॉन से इस बॉक्स के बारे में कुछ सवाल पूछता है, तो ये बात सामने आती है कि शॉन ने बॉक्स की सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर सीखा है। जिसके बाद एमी नेगोशिएट करने के लिए बैंक में कांटेक्ट करने लगती है। तो उसकी आवाज सुनकर लिंक सरप्राइज हो जाती है और दोनों हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से मजाक करने लगती हैं कि ये रॉबरी मेसन की प्लानिंग तो नहीं लगती। जिस पर लिंक एमी को बताती है कि मेसन तो चोरी छोड़कर रिटायर हो चुका था, ये सब तो शॉन का किया धरा है। जल्दी ही मेसन भी वहां आ जाता है, जो एमी की आवाज सुनकर थोड़ा सुकून महसूस करता है और वो लोग फ्रेंडली वे में बात करने लगते हैं। एमी मुद्दे की बात पर आती है और हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद मेसन कहता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं है, उसकी बस एक डिमांड है कि उसे बैंक से बाहर 50 फीट का दायरा बिल्कुल खाली चाहिए। अगर मेरी टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मजबूरी में मुझे हॉस्टेजेस को मारना पड़ेगा। ये सुनकर एमी सीरियस हो जाती है और जल्दी से 50 फीट का पैरामीटर खाली करा दिया जाता है। वहीं लिंक की मदद से इस सेफ्टी बॉक्स को ओपन करा लिया गया था, मगर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब बॉक्स के अंदर उन्हें क्रिप्टो वॉलेट नजर नहीं आता। ये देखकर मैनेजर स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे तो ये सब पहले से ही मालूम था। तो वो लोग बैंक मैनेजर को धमकाने लगते हैं, जिस पर बैंक मैनेजर उन्हें जानकारी देता है कि ये बॉक्स बस एक डमी था, VIP कस्टमर्स के असली बॉक्स तो किसी और जगह मौजूद हैं। वहीं एमी की टीम बैंक में मौजूद हॉस्टेजेस के फोन हैक करने लगती है और वो इस तरीके से अंदर की जानकारी पता लगाना चाहते हैं, मगर मेसन काफी चालू है, वो उनका ये प्लान कामयाब नहीं होने देता। वो एमी के सामने डिमांड्स रखता है कि तुम अगले 30 मिनट के अंदर लोगों का खाना पानी लेकर बैंक के अंदर आ जाओ, क्योंकि भूखे पेट कस्टमर्स की हालत बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बैंक मैनेजर शॉन के दिमाग में मेसन के खिलाफ जहर घोलने लगता है कि वो तो बस तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, इस चोरी का आइडिया तुम्हारा था, मगर अब मेसन इस मिशन को लीड करना चाहता है, क्योंकि टीम को तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। तो ये सब सुनकर शॉन सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ एमी खाने पीने का बंदोबस्त करवा देती है, तो उसे वहां देखकर मेसन काफी खुश होता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी एमी के लिए फीलिंग्स थी। वो उसकी तरक्की के लिए उसे बधाइयां देता है। एमी भी उससे अच्छे से मिलती है, मगर फिर वो बदले में डिमांड करने लगती है कि तुम्हें हर घंटे में 2 हॉस्टेजेस को आजाद करना होगा। मेसन उसकी डिमांड एक्सेप्ट कर लेता है। वो एमी के साथ शेयर किए गए कुछ मोमेंट्स याद करता है, तो एमी उसे अपने ऊपर लगा हुआ बग दिखाती है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, ताकि वो खुद को कंट्रोल में रखे। उनके बीच की केमिस्ट्री दिखाती है कि वो एक दूसरे को अभी भी चाहते हैं। फिर वो हॉस्टेजेस को खाना पीना बांट देते हैं, जिसके बाद मेसन डील के मुताबिक 2 हॉस्टेजेस को एमी के साथ भेज देता है। उधर दूसरी तरफ मैनेजर शॉन को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो चुका था। वो शॉन को पंच करता है और उसकी गन छीनकर भाग जाता है, मगर ये सारा सीन लिंक CCTV से देख रही होती है, जो मेसन को इन्फॉर्म कर देती है और मेसन अपने भाई को संभालने आता है और वो मैनेजर का पीछा करने लगते हैं, जिससे इन लोगों के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। लिंक ने तब तक सभी एग्जिट्स को बंद कर दिया था, जिस वजह से मैनेजर जल्द ही पकड़ा जाता है। मेसन उसे गन पॉइंट पर रखकर वार्निंग देने लगता है कि तुम्हें असली बॉक्स हमें देना होगा। तो मैनेजर खुलासा करता है कि बाजू वाली बिल्डिंग भी बैंक का ही एक हिस्सा है, जहाँ पर हम VIP कस्टमर्स के बॉक्स रखा करते हैं। यकीन मानो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो बॉक्स चुराने की कोशिश कभी नहीं करता, क्योंकि वो बॉक्स इजाबेला नाम की लेडी को बिलोंग करता है और इजाबेला असल में एबल सालाजार की गर्लफ्रेंड है। सालाजार का नाम सुनते ही मेसन के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि एबल सालाजार एक जाना माना पावरफुल आदमी है, जिससे पंगा लेना यानी मौत को दावत देना है।
मेसन बैंक मैनेजर को इंटेरोगेट करके ये भी पता लगाता है कि उस सेफ्टी बॉक्स में 600 मिलियन क्रिप्टो के साथ साथ सालाजार का काला चिट्ठा भी मौजूद है। मेसन को एक प्लान सूझता है। वो सालाजार और दूसरे पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने के बारे में सोचने लगता है। वहीं बैंक के बाहर सालाजार का लॉयर मिस्टर फ्लावर्स आ चुका था, जो एमी पर धौंस जमाते हुए ऑर्डर्स देने लगता है कि मेरे क्लाइंट सालाजार ने मुझे यहाँ भेजा है और तुम्हें अभी अंदर जाकर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सिक्योर करना होगा। एमी कहती है कि वो अपने तरीके से सिचुएशन हैंडल कर रही है। वो कौन होता है उसे ऑर्डर देने वाला? तो फ्लावर्स कहता है कि तुम चाहो तो अपने सीनियर से बात कर सकती हो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। एमी ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके सीनियर्स पैसों के लिए बिक चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मेसन और उसका भाई दीवार को तोड़ने लगते हैं क्योंकि दीवार के उस पार बाजू वाली बिल्डिंग में सेफ्टी बॉक्स मौजूद है। जल्द ही ये लोग दीवार में एक बड़ा सा होल बना लेते हैं। मगर अब मेसन अपने भाई शॉन से सवाल करने लगता है कि आखिर तुम्हें इस बॉक्स के बारे में पता कैसे चला था? तो शॉन उसे बताता है कि मुझे इस बारे में मेरे दोस्त एलेक्स ने बताया। ये बात सुनकर मेसन का दिमाग घूम जाता है क्योंकि एलेक्स 10 साल से जेल में है, यानी ये सब एफबीआई का बिछाया हुआ ट्रैप था जो उन लोगों के थ्रू सालाजार का बॉक्स चोरी करवाना चाहते थे। तो मेसन एमी के पर्सनल फोन पर कॉल करके उसे बुरा भला सुनाने लगता है कि मुझे लगा था तुम बस अपनी ड्यूटी निभा रही हो, मगर तुम तो हमें फंसाकर बस सालाजार के काले चिट्ठों से भरा वो बॉक्स हासिल करना चाहती थी। ये सुनकर एमी को शॉक लगता है क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसकी बॉस ने उससे ये बात छिपाई और वो उसका यूज करता रहा है। उसे गुस्सा आता है कि वो इतनी बड़ी बात उससे कैसे छुपा सकता है और वो उसे कॉल करती है, जिस पर उसका बॉस उसे क्लियर करता है कि वो सीधे तौर पर उस बॉक्स को जब्त नहीं कर सकते थे क्योंकि एबल सालाजार के लॉयर्स हर बार कोई लीगल अड़चन खड़ी कर देते थे और उस बॉक्स को गायब करा देते थे। सालाजार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें उस सेफ्टी बॉक्स की जरूरत थी। इस वजह से सेफ्टी बॉक्स की जानकारी शॉन को एलेक्स के जरिए लीक कराई गई थी, मगर वो कहता है कि अब ये मामला उसके हाथों से भी निकल चुका है क्योंकि ये मामला अब सीआईए के भ्रष्ट ऑफिसर्स को हैंडओवर कर दिया गया है। शाम होते होते वहाँ स्पेशल ऑप्स की टीम भी आ चुकी थी जो इस मिशन की कमांड अपने हाथों में ले लेती है। वो फोर्सफुली बैंक में एंटर करना चाहते हैं, मगर मेसन एक चाल चलता है और एमी की मदद से मीडिया को बुला लेता है जो मिलिट्री एक्टिविटीज को कवर करने लगती है। ऑब्वियसली वो दुनिया को शो करना चाहते हैं कि मिलिट्री बिना हॉस्टेजेस की परवाह किए सभी को मारना चाहते हैं। मीडिया को वहां देखकर स्पेशल ऑप्स का कमांडर काफी चिढ़ जाता है और उसे फोर्स का इस्तेमाल रोकना पड़ता है क्योंकि वो दुनिया के सामने खून खराबा नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मेसन और उसकी टीम बैंक की बाजू वाली बिल्डिंग में एंटर कर चुके थे जहाँ किसी सेफ्टी बॉक्स के बजाय एक कंप्यूटर सर्वर मौजूद था। ये सब देखकर मेसन काफी कंफ्यूज हो जाता है। तो बैंक मैनेजर उसे क्लियर करता है जिस सेफ्टी बॉक्स की तलाश तुम करना चाहते हो वो सेफ्टी बॉक्स की बजाय एक हार्ड ड्राइव है जिसमें सालाजार का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है, जिसे पाकर तुम सालाजार को तो एक्सपोज कर दोगे मगर हम सभी लोग मारे जाएंगे। जिस बात का अंदाजा मेसन को भी हो चुका था, तो वो एमी को कॉल करके रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरी टीम का ख्याल रखना क्योंकि वो सब सरेंडर करने वाले हैं। वो परेशान हो जाती है कि मेसन टीम के साथ क्यों सरेंडर नहीं कर रहा। इसके बाद टीम मेंबर लिंक सालाजार की ड्राइव को हैक करने लगती है। वो लोग इस ड्राइव के डेटा को कॉपी करना चाहते हैं मगर इस काम में 10 मिनट लगने वाले थे, तो टाइम खींचने के लिए उनकी टीम हॉस्टेजेस को आजाद करने लगती है। जल्द ही सभी हॉस्टेजेस को आजाद कर दिया जाता है मगर अभी भी कॉपी पूरा होने में 5 मिनट बाकी थे। तो मेसन अपनी टीम मेंबर्स को समझाने लगता है कि तुम्हें एक एक करके बाहर जाना होगा मगर सरेंडर करते समय तुम्हें मीडिया के सामने रहना होगा क्योंकि मीडिया के रहते मिलिट्री तुम्हें जान से नहीं मारेगी। तो एक एक करके टीम मेंबर भी बाहर जाने लगते हैं। जल्द ही मेसन के भाई शॉन की बारी आ जाती है जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो वो मेसन से माफी मांगने लगता है क्योंकि आज उसकी वजह से सभी लोग फंस चुके थे। इसी तरह बैंक से बाहर सभी टीम मेंबर्स को कैप्चर कर लिया जाता है मगर मेसन और लिंक अभी भी सर्वर रूम में मौजूद थे क्योंकि अभी भी डेटा कॉपी होने में 3 मिनट बाकी थे, जितना टाइम मिलिट्री उन्हें देना नहीं चाहती थी। तो वो लोग फोर्सफुली बैंक में एंटर कर जाते हैं। जल्दी ही मिलिट्री उन्हें ढूंढते हुए सर्वर रूम तक पहुंच जाती है, इस बात से बेखबर कि मेसन ने सर्वर पर बॉम्ब्स लगा दिए थे मगर वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही मेसन बॉम्ब को ट्रिगर कर देता है जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जो बाहर तक सबको हिलाकर रख देता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी का बॉस उस पर शक करते हुए सवाल करता है कि वो सीक्रेट बॉक्स किसी को नहीं मिला और ना ही वहाँ किसी की डेड बॉडी मिली। यकीनन तुम्हारे दोस्त मेसन और लिंक अभी भी जिंदा हैं, साथ ही बाकी टीम मेंबर्स का नाम भी सिस्टम से पूरी तरह गायब हो गया है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मगर एमी उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर अपना एफबीआई का बैज टेबल पर रखकर वहां से निकल जाती है, यानी वो एफबीआई छोड़ चुकी थी। जिसके बाद हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों साथ में छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। तो एमी मेसन से सवाल करती है कि तुम आखिर वहां से कैसे बच निकले। तो मेसन उसे बताता है कि हमने सालाजार के आदमी फ्लावर के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई
तो वो बस एक बटन दबाते ही उस हार्ड ड्राइव का डेटा पब्लिक कर देंगे और सालाजार के सभी क्राइम्स एक्सपोज हो जाएंगे। उसकी बस यही डिमांड है कि हर टीम मेंबर के अकाउंट में $10 मिलियन और नई आइडेंटिटी प्रोवाइड कराई जाए और ये सीक्रेट बॉक्स हमेशा सीक्रेट रहेगा। साथ ही हॉस्टेजेस और मैनेजर के अकाउंट में भी 1 मिलियन ट्रांसफर कराए जाएं, जिसे फ्लावर एक्सेप्ट कर लेता है और दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने वहां धमाका किया था और अब वो सभी लोग अपनी लाइफ मजे से जी सकते थे। ये बात सुनकर एनी स्माइल करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।